तो हम लोग बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। ये क्या होता है, किस तरह का फंगस है, इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, ये कैसे फैलता है और कितने लोगों को रिस्क है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसकी दवाइयाँ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। ये एक तरह का मोल्ड है, फफूंद है जिसे आप कहते हैं। जैसे आप कभी ब्रेड को खुले में छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे अगले दिन उसके ऊपर फफूंद जमी हुई है। कहाँ से आती है ये फफूंद? ये हवा में रहते हैं इसके स्पोर्स, और ये लगातार इधर उधर उड़ते रहते हैं, और जब ये हम इसे सांस लेते हैं तो ये नाक के ज़रिए हमारे फेफड़ों तक पहुँच जाते हैं, या स्किन में अगर कहीं कट्स वगैरह लगे हुए हैं तो वहाँ से स्किन के अंदर आ जाते हैं। तो इससे बचना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये हवा में है। ये किस प्रकार का फंगस होता है? ये म्यूकोरमाइसिस एक तरह का स्पीशीज़ होती है, राइजोपस भी बोलते हैं या राइजोम्यूकोर स्पीशीज़ बोलते हैं। ये अलग तरह के फंगस होते हैं जो अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे जो फंगस होते हैं जो स्किन के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे रिंग वॉर्म बोलते हैं, रिंग टाइप के स्किन में लीजन्स बनते हैं। ये फंगस ज़्यादातर अंदर नहीं जाते, लेकिन ये जो म्यूकोर स्पीशीज़ है ये बॉडी में अंदर भी ग्रो कर सकती है, तो इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक होता है। डीप और सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। ये बहुत रेयर भी होता है। तो ये स्पीशीज़ होती है इसकी। पैथोजेनेसिस एक वर्ड होता है, मतलब कि बीमारी कैसे होती है। स्पोर्स नाक के जरिए अंदर जाते हैं, लंग्स में वो अपनी जगह बना लेते हैं, और फिर लंग्स में वो धीरे धीरे वहाँ पे ग्रो करना शुरू करते हैं। उनमें से कुछ जो है वो लंग्स में ही रह जाते हैं, कुछ जो है वो नाक में ही फंसे रह जाते हैं, तो वहीं पे वो घाव कर देते हैं। नाक के पास यहाँ हड्डियों के बीच में साइनस होते हैं, तो उन साइनस में कुछ फंगस वहाँ ग्रो करने लगते हैं। कुछ इन्हीं रास्तों और चैनल के ज़रिए ब्रेन में चले जाते हैं, तो उसे सेरिब्रल या राइनो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। कुछ आँख में चले जाते हैं। जब ये लंग्स में रहते हैं तो ये धीरे धीरे जब ग्रो करते हैं तो इनका ट्यूमर की तरह गांठ बन जाती है, और ये गांठ में से कुछ फंगस निकल के ब्लड की नसों में घुस जाते हैं और फिर फैल जाते हैं बॉडी के दूसरे अंगों में। तो इसे डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, मतलब ये पूरा ही फैल गया। अब ये लिवर में, किडनी में, सभी जगह पे अपने बॉल्स गांठ बना लेगा। तो ये पैथोजेनेसिस, ये तरीका है ब्लैक फंगस के फैलने का। हमने बताया एटियोलॉजिकल एजेंट यानी कि म्यूकोर स्पीशीज़, और हमने बताया पैथोजेनेसिस की ये कैसे फैलता है। अब हम आते हैं सिम्टम्स पे। तो शुरू में सिर्फ हल्का सा सर दर्द महसूस होगा, क्योंकि ये नाक में कहीं साइनस में घुसने की कोशिश कर रहा है, और फिर सिर दर्द थोड़ा बढ़ता जाएगा, और अगर उसने यहाँ पर एक गांठ ट्यूमर बनाना शुरू करी तो एक साइड में हल्की स्वेलिंग दिखना शुरू होगी। फिर ये ब्लैक पड़ना शुरू होगा, और ये बाहर फट गया तो एक ब्लैक कलर का अल्सर बन जाएगा। आँखों में हल्की सी रेडनेस दिख सकती है, जहाँ नीचे फंगस पनप रहा है तो उसके आसपास खून का बहाव बढ़ने से रेडनेस स्टार्ट होती है। फिर वो एरिया जो है वो पूरी तरह से फंगस बाहर आता है और ब्लैक कलर का दिखने लगता है। इसीलिए इसको बार बार ब्लैक फंगस बोलते हैं, क्योंकि दिखने में जो इसका साइन सिम्टम है वो है ब्लैकनेस। शुरुआत होती है सिर दर्द से। अगर ये लंग्स में है, ये सारे सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि वो कहाँ पर फंगस ग्रो कर रहा है। अगर वो लंग्स में ग्रो कर रहा है तो आपको खांसी, बुखार, चेस्ट में पेन ये लगातार बना रहेगा लंबे समय तक। फंगस बहुत जल्दी नहीं पनपते हैं, तो लंबे समय तक वो ग्रो करते रहते हैं, फिर अचानक से उनके सिम्टम्स बढ़ना शुरू होते हैं। अगर ये ब्रेन में चला गया तो दूसरे प्रकार के सिम्टम्स हैं। अगर ये बॉडी के दूसरे एरिया में डिसेमिनेटेड हो गया, तमाम अंगों में फैल गया है, तो उसके अलग अलग सिम्टम्स होंगे। उस एरिया में पेन वगैरह होगा। पेट में भी होता है छोटे बच्चों में, पेट में जा कर के ये आंतों में अपने फंगल ट्यूमर्स बना लेता है। अगर ऊपरी आंत में है तो वहाँ से ब्लीडिंग की वजह से जो स्टूल है, लैट्रिन का कलर वो ब्लैक हो जाएगा, और अगर निचले साइड में है तो वो रेडिश खून, क्योंकि जो ब्लड है वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिल करके डाइजेस्ट होता है तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। लेकिन नीचे की तरफ है तो वो जूसेस के साथ मिक्स होकर डाइजेस्ट नहीं होता, तो फ्रेश रेड कलर की ब्लीडिंग हो सकती है, या ब्लैक कलर का स्टूल हो सकता है। तो ये सिम्टम्स हैं अगर पेट में है आपके ब्लैक फंगस। तो सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कहाँ पे है, और इसी आधार पर बीमारी को भी डिवाइड किया गया है अलग अलग नामों से। और जो सबसे कॉमन नाम है वो है राइनो सेरिब्रल। राइनो मतलब नाक, सेरिब्रल मतलब कि ब्रेन। तो नाक, उसके आसपास की हड्डियाँ, साइनस, और ब्रेन में अगर फंगल ट्यूमर बन जाते हैं, ये आंखों में भी आ जाते हैं क्योंकि ये एरिया आंखों के भी बहुत नज़दीक है। तो ये हो गया राइनो सेरिब्रल। दूसरा है पल्मोनरी ब्लैक फंगस, पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, मतलब कि पहली बार जब ये स्पोर्स गए थे लंग्स में तो लंग्स में उन्होंने बॉल बना लिए। और फिर तीसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यानी कि पेट में, आंतों में फंगस के घाव बने हुए हैं। और फिर चौथा है क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस, यानी स्किन में। स्किन में बहुत तरह के फंगस होते हैं। अगर कुछ कट्स लगे हैं, या सर्जरी हुई है, या कुछ एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है, तो उस चोट में बाहर से भी ये स्पोर्स घुस करके स्किन में ही घाव कर सकते हैं, और फिर वो स्किन से अंदर जाएंगे और ब्लड के ज़रिए फिर फैल जाएंगे पूरे शरीर में।
तो ब्लैक फंगस स्किन में भी हो सकता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का हो सकता है, या बहुत छोटे से घाव के रूप में हो सकता है। ऐसा घाव जो भर ही नहीं रहा है कई महीनों तक, तो समझ लीजिए कि इसमें बैक्टीरिया नहीं है, इसमें फंगस है। तो ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। और सबसे खतरनाक टाइप है डिससेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। ऐसा ब्लैक फंगस जो ब्लड में चला गया और ब्लड के ज़रिए इसके स्पोर्स पूरे शरीर में फैल रहे हैं। तो ये बोन्स में, लंग्स में, लीवर में, हर जगह पे, ब्रेन में, हर जगह पे अपने फंगल बॉल्स या ट्यूमर्स बना लेगा और फिर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स और सिम्टम्स। अब हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, पहचान कैसे करते हैं? क्योंकि ये डीप फंगस है तो स्किन में ऊपर नहीं मिलता, हमें हमेशा बायोप्सी करना पड़ता है, यानी टिश्यू का छोटा सा टुकड़ा काटेंगे और फिर उसकी स्लाइड्स बनाएंगे और उसमें हमें दिखेगा फंगस। या फिर हम फंगस बहुत कम है, स्पोर्स बहुत कम है तो नहीं दिखता, तो उसे कल्चर करते हैं, मतलब कि एक फेवरेबल मीडियम देते हैं, उसमें वो छोटे टिश्यू ड्रॉप्स डाल देते हैं, तो कुछ दिनों में वो फंगस वहाँ पे ग्रो कर लेता है। जब वो ज़्यादा हो जाता है तब हम उसे चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस की स्पीशीज़ है। तो डायग्नोसिस का तरीका है हिस्टोपैथोलॉजी। अगर लंग्स में या अंदरूनी अंगों में है जहाँ से टिश्यू सैंपल नहीं ला सकते ब्रेन में, तो सीटी स्कैन में दिखाई पड़ेगा बड़े ट्यूमर्स के रूप में। डायग्नोसिस के बाद नंबर आता है ट्रीटमेंट का, कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कुछ एंटी फंगल दवाइयाँ होती हैं जो इसमें काम करती हैं, जैसे कि पोसाकोनाजोल है, एम्फोटेरिसिन भी है और इसवकोनाजोल है। ये सारे न्यू एंटी फंगल्स हैं। कुछ इसमें टैबलेट के रूप में होते हैं जैसे पोसाकोनाजोल, और कुछ जो हैं वो इंजेक्शन्स के रूप में होते हैं जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी। तो ये दवाइयाँ जो हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद आपको शरीर में डायरेक्ट अंदर डाली जाएंगी। और फंगस अच्छा रिस्पॉन्ड करता है दवाइयों को। कोई फंगस के लिए वैक्सीन नहीं होती, वैक्सीन ज़्यादातर वायरस के लिए बनती है, फंगस के लिए एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं। अब ट्रीटमेंट के बाद एक बात मन में आती है कि कैसे इससे बच सकते हैं, प्रिवेंशन प्रोफाइलेक्सिस जिसे हम कहते हैं कि हम कैसे बचें। तो बड़ा मुश्किल है बचना, क्योंकि ये हवा में स्पोर्स हैं जैसे हमने बताया, तो ऐसी हवा में सांस लेना बड़ा मुश्किल है जिसमें फंगल स्पोर्स ना हो। लेकिन कुछ एरिया में ये फंगल स्पोर्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत सारी धूल और डस्ट है और बहुत सारा पानी भी वहाँ पर फैला रहता है, तो एक नमी और सीलन का जो माहौल होता है, साथ में डस्ट होती है बहुत, उसमें उस जगह पे फंगल स्पोर बहुत ज़्यादा होते हैं। या कुछ बंद मकान है जिसमें ग्राउंड फ्लोर जो है उसमें सीलन रहती है दीवारों में, तो वहाँ हवा में फंगस के स्पोर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसी जगहों से आपको बचना है। अगर डस्टिंग कर रहे हैं, कोई बहुत पुराने मकान की डस्टिंग कर रहे हैं, या अपने घर के किसी बहुत पुराने सेक्शन में झाड़ू लगा रहे हैं जो हवा में उड़ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा फंगल स्पोर्स होते हैं। सब तरह के फंगस होते हैं इसमें म्यूकोरमाइकोसिस के भी स्पोर्स होंगे। लेकिन ये आपको नहीं होगा, हर किसी को नहीं होता, ये उन्हीं को होता है जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी अंदर से वीक होती है। जैसे कि आपका शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, आपका शरीर की इम्यूनिटी वीक है, आप कैंसर पेशेंट हैं, या आप ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को दबाती हैं। कोरोना में ब्लैक फंगस होने की एक वजह यही है कि स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं पेशेंट को, तो उनकी इम्यूनिटी को हमने दबाया हुआ था कोरोना से बचने के लिए, तो उस दबी हुई इम्यूनिटी में ब्लैक फंगस अपना पनपने लग गया। तो इम्यूनिटी अगर डाउन है तभी आपको रिस्क होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हैं कि धूल डस्ट वाले इलाकों से बचिए और बहुत ज़्यादा डैम्प और सीलन वाली जगहों से बचिए, इतना ही बस कर सकते हैं। मास्क लगाइए, N95 मास्क अगर आप लगाते हैं तो हवा में बहुत सारी चीज़ें उनसे बचेंगे, साथ में आप फंगल स्पोर्स से भी बचेंगे। तो हमने बात की ब्लैक फंगस क्या होता है और इटियोलॉजी यानी कि किस चीज़ से होता है, कौन सी स्पीशीज़ है, म्यूकोरमाइकोसिस राइजोपस स्पीशीज़ जो होती हैं। फिर हमने बात की पैथोजेनेसिस जिसे कहते हैं कि कैसे शुरुआत होती है इसकी और कैसे शरीर में डेवलप होता है। फिर हमने बात किया साइन एंड सिम्टम्स की, क्या इसके लक्षण होते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं अलग अलग तरह के। फिर हमने बात किया कि कैसे हम इसकी जांच करेंगे, डायग्नोसिस। और फिर मैंने बताई दवाइयाँ, उनमें से एम्फोटेरिसिन बी इजीली अवेलेबल है। अभी बहुत ज़्यादा फैलेगा ब्लैक फंगस, तो हो सकता है कि रेमडेसिविर की तरह ये भी मिलना बंद हो जाए मार्केट से, तो फ़िलहाल तो मिलता है ये। उसके बाद मैंने बताया कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन। अब लास्ट में एक पॉइंट बच गया है जिसे हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी, यानी कि ये कितना होता है, क्या हमें इससे सच में डरने की ज़रूरत है। तो मेरा ये कहना है कि मुझे लगता है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत रेयर है। ये 1 मिलियन में एक व्यक्ति होता है। इंडिया में डेटा नहीं है, ये डेटा मैं इंटरनेशनल डेटा बता रहा हूँ कि करीब 10 लाख में एक व्यक्ति को म्यूकोरमाइकोसिस होता है, तो बहुत रेयर है। अगर आपका बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य होगा, इतना ज़्यादा कि आप 10 लाख में एक अनलकी होंगे, तो हो सकता है कि आपको ये हो जाए, तो बहुत रेयर है। दूसरा ये कि अगर ये हो गया तो मरने के चांसेस कितने हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। करीब करीब 50 से 55% संभावना है अगर आपको ब्लैक फंगस हो जाता है तो डेथ की।
तो मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, मॉर्बिडिटी का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें डरने से, पैनिक से बचाता है ये। हमें पता होना चाहिए कि ये कितना रेयर है या कितना कॉमन है, और उसी अनुसार हम अपने सारे रिसोर्सेज को चैनलाइज करते हैं। सरकार भी इसी तरीके से डिसीजंस लेती है, अपनी प्लानिंग करती है कि कौन सी बीमारी से किस तरह से हमें बचना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉर्बिडिटी बहुत रेयर है, मॉर्टेलिटी बहुत हाई अगर आपको हो गया तो, और ये मॉर्टेलिटी भी वेरी करती है टाइप पे। अगर राइनोसेरेब्रल है यानी इस एरिया वाला, तो इसकी मॉर्टेलिटी 75% है। अगर पल्मोनरी है तो कुछ कम है, और अगर ये डिसेमिनेटेड है यानी कि पूरे ब्लड के ज़रिए फैल गया है तो करीब करीब 96% संभावना है मरने की। तो ब्लैक फंगस है तो बहुत डेंजरस, लेकिन है बहुत रेयर, और इससे बचना मुश्किल क्योंकि ये हवा में है। लेकिन आपकी प्रतिरोधक क्षमता आपको बचाती है, तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, या फिर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या फिर आपको डायबिटीज़ है, या आप कैंसर पेशेंट हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वालों को लगातार इम्यूनो सप्रेसेंट लेने पड़ते हैं, यानी कि इम्यूनिटी दबा के रखना पड़ता है वरना ऑर्गन रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ ऑपरेशन आपका हुआ है, ये सब रिस्क ग्रुप हैं। अगर आप रिस्क ग्रुप में हैं तो आपको लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए, हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। हल्का सा भी कुछ सिम्टम हो तो आपको डॉक्टर से जाके सलाह लेनी चाहिए। तो ब्लैक फंगस के बारे में मैंने लगता है कि सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं। कुछ फोटोग्राफ भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, और फाइनल नोट ये है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे सिम्टम्स पे बस नज़र बनाए रखिए, और कुछ भी हो तो मेरे पास आइए।